Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shalawai Centricity आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for sure videos. NISM को जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक कवर कर चुके हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स बुक भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम 7 चैप्टर्स उसके भी पोस्ट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे रोल ऑफ आरबीआई सेबी स्टैंडिंग टेक्निकल कमिटी, सेबी एंड आरबीआई रेगुलेशंस ऑन ईटीसीडी जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स हैं एंड रेगुलेटरी गाइडलाइन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप देखेंगे कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स में मेंबरशिप लेने के क्या-क्या एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईएसएम सीरीज 13 की जो करेंसी डेरिवेटिव्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स हैं इंडिया में वो जॉइंटली रेगुलेट किए जाते हैं। सो आरबीआई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आरबीआई एंड सेबी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन रेगुलेट करता है, हु रेगुलेट्स एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स इन इंडिया, तो आपको वो ऑप्शन पिक करना है जहां पे लिखा होगा कि ईटी जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स हैं दे आर जॉइंटली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सो जो एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, जो एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, वो ऑपरेशनल कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाता है अंडर देयर लॉज जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स के हैं, और विद इन द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस या रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई एंड सेबी। तो एक तरीके से जो एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो फ्रेम करता है ऑपरेशनल रूल्स को अंडर फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई एंड सेबी। और एक टेबल आपके सामने आ गई होगी, इज दी समरी फॉर स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड ऑपरेशनल रूल्स। तो कि आरबीआई क्या करता है, सेबी क्या करता है, कि क्या आरबीआई के पास क्या अथॉरिटी है, सेबी के पास क्या अथॉरिटी है, और उन अथॉरिटीज का स्कोप क्या है। बहुत ही इजी आपको इस टेबल के जरिए समझ आ जाएगा। देखिए आरबीआई, उसके आगे अथॉरिटी लिखा है, फिर सेबी के आगे अथॉरिटी क्या है और स्कोप क्या है। आरबीआई द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 उसके अंदर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट उनके अंडर आ जाते हैं। और स्कोप क्या है, power confirmed to RBI to make regulations to carry out the provisions of this act and rule made thereunder. Power confirmed to issue directions to authorized person. सो आरबीआई के अंडर जो स्कोप है वो ये है कि जितने भी डायरेक्शंस हैं ऑथराइज्ड पर्सन जो भी बनते हैं उन लोगों को वो मैनेज करता है, और प्रोविजंस जितने भी इस एक्ट में बनाए गए हैं उसको मैंडेटरी उनका मैंडेट जो है लागू कराने की आरबीआई की जिम्मेदारी है। आरबीआई का जो आरबीआई एक्ट है 1934 वो काम करता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स। सो इंडिया में जितनी भी डीलिंग है फॉरेन एक्सचेंज में और डेरिवेटिव्स में वो कौन किसके अंडर आती हैं, आरबीआई के अंडर आती है, अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई रेगुलेशंस एक्ट। अब सेबी का काम क्या आ जाता है, देखिए सेबी रेगुलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सेबी एक्ट 1992। तो सेबी का कौन सी अथॉरिटी है, दो चीजें फिर से रिपीट करता हूँ, सेबी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड सेबी जो सेबी एक्ट है 1992। ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेबी के अंडर सिर्फ करेंसी डेरिवेटिव्स ही नहीं आएगा, ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट, चाहे वो इक्विटी के एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, चाहे वो इक्विटी के होंगे, चाहे वो करेंसी के होंगे, चाहे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होगा, चाहे कमोडिटी होगा, बॉन्ड होगा, कुछ भी होगा उसको सब रेगुलेट करेगा। ठीक है। और जितने भी ऑपरेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ये आपका सेबी करेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। चलिए समझते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या रेगुलेशंस एक्ट 1956 क्या बोलता है। देखिए इट प्रोवाइड्स, सिंपल लिखा हुआ है कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिंग के, इंडिया में जो भी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग होती है उसका जो भी जितने भी कंट्रोल हैं, चाहे वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब को रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। सो इट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द रेगुलेटरी ज्यूरिडिक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है एक तरीके से रेगुलेटरी ज्यूरिडिक्शन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारी सिक्योरिटीज को, चाहे जो भी सिक्योरिटीज ट्रेडेड होती हैं हमारे एक्सचेंजेस पे, उसको ये गवर्न करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इट गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट द रेगुलेटरी ज्यूरिडिक्शन ओवर स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन। तो किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं, थ्रू रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड सुपरविजन रखते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योरिटीज जो भी हैं और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, तो कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे वो भी इसके अंडर ही आती हैं। देखिए अब हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज होता क्या है, व्हाट इज द वर्ड ऑफ सिक्योरिटीज या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज या व्हाट आर ऑल द थिंग्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट कम अंडर सिक्योरिटीज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनका और लाइक ए नेचर जो इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारा का सारा माना जाएगा एक सिक्योरिटी। शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स ये सब सिक्योरिटीज के अंतर्गत आएगा। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स अगेन इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। डेरिवेटिव्स में आपके जो फ्यूचर्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, ये सब आपका सिक्योरिटीज ही आता है और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही ये चीजें गवर्न होती है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो CIS के थ्रू आ जाएगा आपका कोई भी यूनिट्स जो इशू हुई हैं। स्क्रिप्ट रिसीट एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो बहुत सारा जो रिकंस्ट्रक्शन होता है फाइनेंशियल एसेट्स का या सिक्योरिटाइजेशन होता है उसको भी एज ए सिक्योरिटी हम बोलते हैं, राइट। यूनिट्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल आ जाएगा। एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट इशूड टू एन इन्वेस्टर, ये भी इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगी। तो ये इन सब चीजों को बनाकर ही आपका सिक्योरिटी बनती है। द टर्म डेरिवेटिव हैज बीन डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डेरिवेटिव्स को भी डिफाइन किया गया है कि अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेरिवेटिव्स के, जैसे मैंने पहले भी हमेशा मैं बताता हूँ कि डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स देयर वैल्यू इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एनी अंडरलाइंग एसेट, और वो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है कमोडिटी, हो सकता है इक्विटी, हो सकता है शेयर, हो सकता है, इन चीज के डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, राइट। तो डेरिवेटिव्स क्या क्या इंक्लूड करेगा, ये करेगा इसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट के प्राइस से डिराइव होगी, कमोडिटी के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और सच इंस्ट्रूमेंट्स में बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी अ डेरिवेटिव्स। तो ये 3-4 चीजें हैं डेरिवेटिव्स होने की भी। अब बात करते हैं RBI स्टैंडिंग टेक्निकल कमिटी की, जो गठन किया गया था इस कमिटी का ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स इन इंडिया। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या था। विद अ व्यू टू एनेबल एंटिटीज, जितनी भी एंटिटीज हैं उनको एनेबल करने के लिए टू मैनेज वोलेटिलिटी इन करेंसी मार्केट्स, तो जो वोलेटिलिटी करेंसी मार्केट्स आर आल्सो वोलेटाइल लाइक इक्विटी मार्केट्स, जो भी वोलेटिलिटी है उसको मैनेज करने के लिए RBI ने क्या किया, ऑन अप्रैल 20th अप्रैल 2007 को एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की ऑन यूसेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड्स, स्वैप्स एंड ऑप्शंस इन द OTC मार्केट, कि किस तरीके से कौन कौन सी गाइडलाइंस होंगी, और ये मैनेज वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए ये सब किया गया कि RBI जो सेबी की स्टैंडिंग टेक्निकल कमिटी थी, उन्होंने ये देखा कि ये जो मार्केट्स हैं ये भी बहुत वोलेटाइल मार्केट्स है, क्योंकि जहाँ भी डेरिवेटिव्स का यूज हो रहा है वो प्रोडक्ट अपने आप में ही बहुत एक रिस्की प्रोडक्ट माना जाता है, मार्जिन पे ये ट्रेडिंग होती है, इसीलिए इस RBI का गठन किया गया और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस निकाली ऑन द यूसेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड्स, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। और एट द सेम टाइम RBI ने एक also set up an internal working group to explore the advantages of introducing currency futures also। तो एक अंडर कमेटी बनाई थी जो फॉरवर्ड और फॉरवर्ड्स पे और स्वैप्स ऑप्शंस पे बात कर रही थी, और एक कमेटी और बनाई जिसको एक्सप्लोर किया जाने लगा कि एडवांटेजेस क्या हैं करेंसी फ्यूचर को इंट्रोड्यूस करने की भी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या टर्म्स और रेफरेंस रही कमेटी की। टू कोऑर्डिनेट द रेगुलेटरी रोल्स ऑफ RBI सेबी इन रिगार्ड टू ट्रेडिंग ऑफ करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, कि जो रेगुलेटरी रोल्स हैं RBI के, सेबी के, उनको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करें और करेंसी और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट्स को और बेहतर बनाएं। टू सजेस्ट द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू एक्सचेंजेस फॉर करेंसी, कि जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं एक एक्सचेंज बनने के, सो करंट के क्या हैं और न्यू के क्या हैं, एक्सचेंज और करेंसी रेट फ्यूचर ट्रेडिंग्स के, ये उन्होंने बताया। टू सजेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स ऑफ सच एक्सचेंजेस, जो मेंबर्स बनते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो स्टैंडिंग कमेटी ने के अंडर आया। प्रोडक्ट्स किस तरीके से डिजाइन होंगे, मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना मार्जिन रहेगा अंडर वोलेटाइल टाइम्स, मार्जिन कितना इंक्रीज कितना कम होगा, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैसे होंगी, ये सब ऑन ऑनगोइंग बेसिस, तो ये सब उन्होंने बताया। सर्विलेंस मैकेनिज्म और डिसएमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी,
और माइक्रो स्ट्रक्चर इश्यूज है, ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बात कही। तो दिस ये सारा का सारा आ जाता है आपका इस कमेटी के अंदर। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की। देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999, वो हमें क्या बोलता है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके की एक्ट बनाया विच इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू एनकरेज एक्सटर्नल पेमेंट्स, और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स थे उनको एनकरेज करने के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया कि जो जो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो किसी को सिक्योरिटीज बाय करनी है, इंडियन सिक्योरिटीज बाय करनी है, या इंडियन को आउटर सिक्योरिटीज बाय करनी है, तो ये एक्ट उस चीज के लिए ये एक्ट बनाया गया। और ये ऑल्सो एनकरेज करता है जो एक्सटर्नल पेमेंट सिस्टम को। तो इट वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1999 में बनाया गया। और व्हाट वेल इट वाज रिप्लेस्ड FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को इट वाज रिप्लेस्ड। व्हाइल इट रिप्लेस्ड, तो इसने रिप्लेस कर दिया FERA को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। द मेन ऑब्जेक्टिव, देखिए अब इसका समझते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प एंड फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, सो इंडिया में जितने भी एक्सटर्नल ट्रेड्स और पेमेंट्स को ये मैनेज करता है, इट वाज आल्सो मेंट टू हेल्प डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। सो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए भी एक्ट काम करता है। जितने भी प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज हो गया, या होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, रियलाइजेशन, रेप्रिटिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डीलिंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, ये सारे के सारे आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस की। देखिए सेबी एक्ट 1992, जो सेबी का जो एक्ट है 1992, वो क्या किस लिए बनाया गया? फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्टैट्यूटरी पावर्स है। और सेबी की ये एक ही काम है मेन सेबी का, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही मेन कार्य है, मेन काम है सेबी का, पहली चीज। दूसरा, प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ऑफ कोर्स जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप होती हैं, जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप होती हैं, वैसे वैसे न्यू प्रोडक्ट्स सेबी इंट्रोड्यूस करता रहता है। सो प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ कोर्स। सो दीज आर द थ्री मेन पावर्स दैट सेबी हैज अंडर द सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट 1992। तो देखिए और सेबी की पावर्स का डिस्कशन करते हैं। इट रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट करता है सेबी। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड ऑथराइज्ड पर्संस। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं इंडिया में, और जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स के ऑथराइज्ड पर्सन हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से लेके, उनके KYC से लेके, उनके रेगुलेट करने तक, जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग की जो वर्किंग है, जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वो सारा सेबी देखता है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, उनको प्रमोट करना और रेगुलेट करना भी। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आज जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है मार्केट में, जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं, सेबी तुरंत देख के तुरंत उस पर एक्शंस लेते हैं। राइट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी कहीं ना कहीं पावर है और ये भी काम है सेबी का। अब बात करते हैं RBI रेगुलेशन एंड गाइडलाइन की। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 में था, उसने RBI को ये पावर दी टू मेक रेगुलेशंस और प्रमोट जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। सो किस तरीके से और क्या करता है, देखिए एक ब्रीफ है जो कुछ RBI की गाइडलाइंस है या डायरेक्शंस है ऑन फॉरेन ट्रेडिंग, मेनली फोकसिंग ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर डेरिवेटिव्स। एक टेबल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। RBI की डायरेक्शंस या गाइडलाइंस हैं करेंसी फ्यूचर्स को लेके, और जो अमेंड की जाती हैं टाइम टू टाइम, वो क्या हैं डिटेल्स। These directions came into effect on from August 6, 2008। अगस्त 6 के बाद इन्होंने बताया कि ये गाइडलाइंस आई। डेफिनेशन ऑफ करेंसी फ्यूचर्स, जो डेफिनेशन ऑफ करेंसी फ्यूचर्स थी, जो करेंसी पेयर्स हैं इंडिया में, उनके बारे में, एलिजिबल करेंसी पेयर्स कौन से हैं, एलिजिबल पार्टिसिपेशन कौन है, मेंबरशिप गाइडलाइंस, पोजीशन लिमिट्स, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मेजर है, ऑथराइजेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो बताइए RBI रेगुलेशंस ने। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस की अगर अब मैं बात करूं, तो जो एलिजिबल करेंसी पेयर्स हैं सेम, पार्टिसिपेशन कौन है, कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या है, मेंबरशिप गाइडलाइंस, पोजीशन लिमिट्स एंड रिस्क आपका रिस्क मेजर्स। और फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स की रेगुलेशंस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी आपकी डेफिनेशन जो है वो आ जाती है। रेगुलेशन प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज्ड डीलर कौन है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स क्या है, हेजिंग किसे बोलते हैं, करेंसी रिस्क क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिसको FEDAI बोलता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन का गठन किया गया 1958 में एज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये एक बैंक्स की एसोसिएशन है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, टिपिकली कॉल्ड दी ऑथराइज्ड डीलर्स। सो एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट चालू की गई। और देखिए, इसकी जो मेजर एक्टिविटीज हैं उनका यही है कि जो रूल्स बनाना जो गवर्न करते हैं इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को, राइट। सो क्या क्या फंक्शंस हैं, चलिए देखते हैं। गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर फॉरेन फॉरेक्स बिजनेस, जो फॉरेक्स में बिजनेस होता है उसकी गाइडलाइंस और रूल्स बनाई दी जाती है। ट्रेनिंग एक तरीके से प्रोवाइड कराते हैं फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में। एक्रीडिएशन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स को एक्रीडिएशन मिलता है। असिस्टेंस मेंबर इन इशू एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटलिंग एंड मैटर्स इन देयर डीलिंग्स, एक दूसरे को ये बताते हैं कि जो भी डीलिंग्स है उसमें बात करते हैं उसको किस तरीके से डीलिंग को सॉल्व करना है, उस डीलिंग को करना है। रिप्रेजेंट मेंबर बैंक्स ऑन गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बॉडीज एंड अनाउंसमेंट ऑफ डीलिंग पीरियोडिक रेट्स टू मेंबर बैंक्स। तो ये सारा काम है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी बैंक्स की। देखिए, ऑथराइज्ड डीलर्स जो बैंक्स हैं जो आर परमिटेड टू बिकम ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वो अपने अकाउंट में भी कर सकते हैं और अपने ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स ऑल्सो, बट उनकी कुछ क्राइटेरियाज है। मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए, मिनिमम CRAR ऑफ 10% होना चाहिए, नेट NPA शुड नॉट एक्सीड 3% और नेट प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। अब बात करते हैं FPI की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की। देखा गया कि हु इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो फॉरेन का बंदा है, वो इन्वेस्ट कर सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एज पर दी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, वो उसमें एक्सचेंज में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें वो ट्रेड कर सकता है। FPI पोजीशन बना सकता है, वो लॉन्ग कर सकता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को, वो शॉर्ट कर सकता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को, राइट। एंड FPI शैल इंश्योर दैट जो उनकी शॉर्ट पोजीशन है अक्रॉस ऑल द इन्वॉल्विंग इंडियन रुपी डू नॉट एक्सीड USD 100 मिलियन। तो $100 मिलियन से ज़्यादा उनकी नेट में शॉर्ट पोजीशन ना हो, ये वो उनको इंश्योर करना चाहिए। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो आपके FPIs के रिगार्डिंग हैं। तो दिस इज द FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रेडिंग मेंबर। सो ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए एक्सचेंज का जो आपके फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स में डील करते हैं उसका क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, बेस की सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरीज। ओनली प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विदाउट एल्गोरिथम ट्रेडिंग, उसमें 10 लाख रुपीस का आपका डिपॉजिट देना पड़ेगा। ट्रेडिंग ओनली ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स विदाउट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में 15 lakhs। Proprietary trading and trading on behalf of clients with algo 25 lakhs, all brokers with algo 50 lakh rupees। तो ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिपॉजिट है जो आपको करना ही करना है। और ही एडमिशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्सचेंज बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया लाइक आपका एज, कैपिटल एडिक्वेसी, आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, एजुकेशन एक्सपीरियंस देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में, और उसके बाद ही सेबी आपको लाइसेंस एज ए ग्रांट करेगा और सेबी में डिनाई द लाइसेंस ऑल्सो। दिस इज इट गाइस फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन इंडिया। सो दिस इज SCRA 1956 एक्ट जो कि गवर्न करता है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन इंडिया को, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन इंडिया को। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू ट्रेड इन करेंसी फ्यूचर्स। तो इंडिविजुअल, NRI, कॉर्पोरेट्स, तो हमने देखा सारे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following segments of market participants are allowed to become member of currency derivatives exchange? Individual, AD agent, bank and corporate। So तीनों ही बन सकते हैं, इंडिविजुअली बन सकता है, corporates भी और आपका बैंक्स भी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज दैट इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और बाकी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।